हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने घटना चक्र के पॉलिटी के चैप्टर में कंपनी के शासनाधीन पारित अधिनियम को देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम को देखने वाले हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स हैं और कुछ एमसीक्यूज हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा था, जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया था। पहले जो गवर्नर जनरल था, जो पहले से बंगाल का गवर्नर था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। और लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ध्यान में रखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। किस पर निहित थी? तो भारत के राज्य सचिव पर भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत का जो सचिव था, राज्य सचिव था, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, दोस्तों एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या क्या नियम लागू किए गए। भारत का शासन ब्रिटिश राज के अधीन कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल का जो पद था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया, जो ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। और भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। और इसी अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ही भारत के राज्य सचिव का पद बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया था। राज्य सचिव का पद ऐसा था जिस पर भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। चलिए आगे देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इससे पहले भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जाता था। भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। कौन से अधिनियम के द्वारा? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मद्रास एवं बंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। अब आते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके माध्यम से केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। 1892 तक भारतीयों को मतदान करने का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना, ये केंद्रीय विधान परिषद की बात हो रही है कि वहां पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। 1892 के बाद फिर से एक अधिनियम लाया गया जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जो अधिनियम आया था 1909 में।
इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया था। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ये किस अधिनियम की बात हो रही है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1909 की बात हो रही है। अब आते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार और भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। कब अपनाई गई? तो 1919 में। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम के तहत भारत के प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 के बाद एक अधिनियम लाया गया जिसे भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। तो ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। और भारत में इसी शासन अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। आइए इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। अब पहला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और भारतीय भारत शासन अधिनियम 1909 और ये 1919। तो किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। किसके अंतर्गत? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेर थे। उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी सही उत्तर माना गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में संघीय न्यायालय में निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1946 में या 1947 में? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी 1937। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1892। तो किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू स्थापित किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। तो 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई,
जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणी में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषय के रूप में किया गया। जहां तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया। 1919 के अधिनियम में व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियनों के लिए भी विस्तारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना था, जिसे संशोधित उत्तर कुंजी में परिवर्तित कर विकल्प डी किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई थी? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? 1961 का एक्ट, 1917 का एक्ट, 1919 का एक्ट या 1915 का एक्ट? तो कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया था? तो 1919 का एक्ट द्विसदनी विधायिका लेकर आया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में किस वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा जा रहा है। तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में किस वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई? तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि यह सभी महिलाओं के लिए नहीं था, यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए था, सभी वयस्क महिलाओं के लिए मताधिकार नहीं था। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन जो 2 है वो सही हो जाएगा। तो केवल 2, ऑप्शन बी सही आंसर है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था, सभी महिलाओं के लिए व्यस्त मताधिकार प्रधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होना था, तो ये सही है। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत में
आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा ICS का आरंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी होनी प्रारंभ हुई, पहले इलाहाबाद में तथा बाद में दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा से में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 13 है, विधानसभा का निम्नांकित कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937 और या 1945? तो केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? तो 1926 का और 1945 का। तो ऑप्शन ए और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आंसर और इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1930, 1934, 1945 या 1947? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो 1945। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में आयोजित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919 से, भारत सरकार अधिनियम 1935 से, भारत सरकार अधिनियम 1909 से या भारत सरकार अधिनियम 1947 से? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? तो किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, यह पूछा गया है। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और संवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। कौन सा एक जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था और डी हेनिस ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता ए, सी और डी ये तीनों ही हैं, परंतु बी नहीं है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी। 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू कब किया गया था? 1909 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत शासन अधिनियम 1919 में या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो हमारा क्वेश्चन था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को और प्रांतीय गवर्नरों को। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? तो गवर्नर जनरल को। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? पूछा गया है। तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। तो कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। चलिए 24 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। ऑप्शन सी है इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है और ऑप्शन डी है इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। तो 24 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना आदि।
तो 1935 का अगर पूछा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या बातें हुई थी, तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया के कुछ नोट्स, शॉर्ट नोट्स और उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।